सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान भाइयों, विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफ़ी परिवर्तन आए और अब वो समय नहीं रहा जब किसान भाई वही गिनी चुनी खाद्य फसलें लगाते थे। आजकल किसान भाई अदल बदल कर नई नई फसलें लगा रहे हैं और नई तकनीक से खेती कर रहे हैं। खेती के क्षेत्र में और क्या कुछ नया हो रहा है, आइए जानने के लिए देखते हैं खबरें खेती की। छोटे और मझोले किसानों को मिलेगा अधिक ऋण, दिशा निर्देश जारी। आलू निर्यात में बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, कृषि योजनाओं के लिए बैंकों द्वारा ऋण और किसान की सफलता गाथा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। कुदरत के भाई किसान को मदद करने की दृष्टि से सरकार द्वारा छोटे और मझोले किसानों को अधिक ऋण दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। पेश है यह रिपोर्ट। बेमौसम बरसात और भीषण ओलावृष्टि के सताए किसानों की मदद करते हुए जहां केंद्र सरकार द्वारा ऋण अदायगी में छूट दी जा रही है, वहीं बैंकों द्वारा छोटे और मझोले किसानों को अधिक ऋण दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिकता उधार संबंधी नए नियमों से लघु और सीमांत किसानों का ऋण प्रवाह मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़कर 85,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ज्ञात हो कि बैंकों की अपनी कुल अग्रिम राशि कर्जा का 7% हिस्सा छोटे और मझोले किसानों को देना होता है। भारी मात्रा में आलू का उत्पादन घरेलू मांग तो पूरी कर ही रहा है, शेष बचे आलू के निर्यात की दिशा में भी सफलता प्राप्त हो रही है। इस तरह से आलू उत्पादकों की यह मेहनत देश के लिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है। आलू उत्पादकों की मेहनत के दम पर आलू उत्पादन इस वर्ष 425 लाख टन का आंकड़ा पार कर रहा है। घरेलू खपत के बाद इसके अधिक निर्यात की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अतिरिक्त विदेश मुद्रा प्राप्त की जा सके। अब तक की गुजरी वार्षिक अवधि में आलू का निर्यात 2 गुने से भी बढ़कर 2,50,781 टन हो गया है। पिछले दिनों नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण योजनाओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। देश भर में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो सभी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों और ग्रामीणों के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य सुचारू रूप से कर रही है। पिछले दिनों इस विषय को लेकर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन सभी योजनाओं पर विचार किया गया। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन ने कहा, डोमेस्टिकली वी आर नंबर 1 जस्ट नेक्स्ट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के पश्चात जो अभी 3 अन्य एक बीमा योजनाएं जो आई हैं, 2 बीमा योजनाओं एवं एक पेंशन योजना, उसके लिए हमारा बैंक पूरी तरह से कार्यरत है और हमारा प्रयास है कि हम उसी प्रकार से इसमें सफल हों जैसा PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में हुए थे। हमारा बैंक इसमें कार्यरत है। हर शाखा को, हर BC एजेंट को, आज भी मैंने अब तकरीबन 100 से अधिक BC एजेंट्स के साथ मुलाकात करके उनको बताया है, समझाया है कि अपनी भारत सरकार के द्वारा दिए गए हर निर्देश का पालन पूरी तरह से हो और हम अपने ग्रामीणों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो वित्तीय समावेश में अब तक नहीं आए हैं, जिनको अभी तक पूरी सुविधाएं बैंकिंग की प्राप्त नहीं हुई हैं, उनको बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त हों और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी प्राप्त हों। दोनों स्कीम्स मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष देकर अब जीवन बीमा होना और मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष देकर एक्सीडेंटल बीमा योजना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। LIC के साथ और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमने पैक्ट किया है और हमें पूरा विश्वास है, बल्कि 100% विश्वास है कि हम इसमें खरे उतरेंगे जैसे PMJDY में हुआ। रासायनिक खेती से डूबे किसान प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं, जो न केवल उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला पौष्टिक खाद्य दे रहे हैं, बल्कि आसपास के परिवेश को प्रदूषित होने से भी बचा रहे हैं। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और गुड़ डालता हूँ, उसमें पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालता हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं, और अपने दाल का आटा डालता हूँ। इन 5 चीज़ों को घोल के एक ड्रम में रखता हूँ। 200 लीटर के ड्रम पानी से भर देता हूँ और 48 घंटे बाद 1 एकड़ में ये खाद डालता हूँ। तो इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है खेती के अंदर। इस खेती के अंदर कोई कीड़ा नहीं आता, इसका उत्पादन भी अच्छा होता है और हम भी स्वस्थ खाना खाते हैं।
और दूसरों को भी हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ खाना मिले। और सभी किसान भाइयों से भी यही प्रार्थना हम करते हैं कि सभी इस प्राकृतिक खेती पे आ जाएंगे, तभी हमारा देश स्वावलंबी बनेगा। बदला मौसम, ताप बढ़ा और आपकी कृषि क्रियाओं के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी। तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम की क्या स्थिति है और उसके अनुरूप क्या कुछ कृषि कार्य किए जाने हैं। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप भारत में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण की वजह से जोत की ज़मीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में हमें खाद्य फसलों के साथ साथ बागवानी को भी अपनाना होगा और बागवानी को अपनाकर हम अच्छी खासी आमदनी ले सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि जो भी हम फलों के बाग लगाएं उसकी सही समय पर सही देखरेख करें। जिन किसान भाइयों ने इस समय फलों के बाग लगा रखे हैं वो इस समय क्या क्या देखरेख करें और क्या क्या कृषि कार्य करें, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे कार्यक्रम में। अभी जैसे गर्मी का मौसम चालू हो गया है और विशेषकर हमारे जो फल बागान हैं उनमें किसान भाइयों को क्या देखरेख करनी है, किस तरीके से उचित प्रबंधन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फल बागानों से मुनाफा ले सकते हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि 2 बातें हैं। एक तो आप जब शुरू में बागान लगाते हैं, फलदार पौधे लगाते हैं, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उचित रेखांकन करके बराबर दूरी पर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखें और आपके क्षेत्र विशेष के लिए जिन किस्मों की सिफारिश की गई है उन्हीं किस्मों का किसी न किसी विश्वसनीय पौधशाला से पौधे लेकर के वैज्ञानिक तरीके से अगर रोपण करते हैं, ठीक से गड्ढा खोद के उसमें गोबर की या वर्मी कंपोस्ट खाद डाल करके, थोड़ी अगर बालू रेत है खेत में तो चिकनी मिट्टी का भी उसमें मिलान कर दें। और ऐसा करके गर्मी का यही मौसम है जब आप अपने खाली खेत में रेखांकन करके पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी तय करते हुए गड्ढे खोद लें। और गड्ढे खोदने के बाद करीब करीब उनको पूरी ये जो मई है और जून, ये 2 महीने अगर खुला छोड़ते हैं तो उन गड्ढों के अंदर जो भी हानिकारक कीट होंगे, जो भी जीव होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। और मिड जून में आप इन गड्ढों की भराई कर दें। इसमें मिट्टी, गोबर की खाद या सड़ी हुई मिगनी की खाद ये डाल करके ठीक से मिला करके, और थोड़ा सा, क्योंकि दीमक की खासकर समस्या होती है, छोटे जब पौधे होते हैं उनको कई बार आपको पता भी नहीं लगता और दीमक आक्रमण करके उनको नष्ट कर देती है। तो क्लोरोपायरीफॉस जो दवा है उसकी करीब करीब 10 लीटर की एक बाल्टी में 10 ml दवा डाल दें और घोल करके उसको थाले में जब पौधा लगाएं उसके बाद डालें। तो ऐसा करने से आपके जो पौधे हैं उनका विकास बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जो प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं बागानों में, वो अगर आप उचित तरीके से वैज्ञानिक विधि से पौधे लगाए होंगे तो आप कोई भी क्रिया उसमें आसानी से कर सकेंगे। आप आपके जो कल्टीवेटर है, हैरो है, ट्रैक्टर है,
या हल से जुताई कर सकते हैं, पाटा लगा सकते हैं, या खरपतवार आते हैं उनको पावर बीडर या वीडर से आप नष्ट कर सकते हैं। और शुरू के दिनों में 5 साल तक कम से कम आप इंटरक्रॉपिंग मतलब फल बागानों के बीच में फसल अवश्य लें। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, अगर बागान लगा हुआ है तो अभी बेल वाली सब्जियां आप लगा सकते हैं, जैसे लौकी, खीरा, टिंडा। अगर सिंचाई की सुविधा है आप भिंडी या मिर्च भी उसमें लगा सकते हैं। दूसरी बात है, क्योंकि फल बागान जब हम लगाते हैं तो ये कम से कम 25-30 साल का एक इन्वेस्टमेंट है। आप 25-30 साल तक एक बार लगाने के बाद निरंतर उपज लेते हैं। तो पूरी सावधानी के साथ विशेषज्ञों से या कृषि वैज्ञानिकों से सलाह करके अपने क्षेत्र के लिए जो सिफारिश की गई किस्में हैं, चाहे आम लगा रहे हों, अमरूद, केला, नींबू, कोई भी फल जो भी आप लगाना चाह रहे हैं उसकी सही वैरायटी और विश्वसनीय जगह से पौधे खरीदें। आप कृषि विश्वविद्यालयों से पौधे ले सकते हैं। राज्य सरकार के तहत जो हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन चल रहा है उसके तहत आप पौधे ले सकते हैं। यानी विश्वसनीय जगह से पौधे लेकर के सही तरीके से लगाते हैं, उचित देखभाल करते हैं, तो आपके पौधों की निरंतर और अच्छी वृद्धि होगी और जो उत्पादन आपको मिलेगा न सिर्फ अधिक बल्कि अच्छी गुणवत्ता के आपको फल मिलेंगे और बाज़ार में उनका भाव भी अच्छा मिलेगा। तो उचित देखभाल में यही है कि आप समय पर, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कम से कम 8-10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई अवश्य करते रहें। और ये निर्भर करता है, मान लो आप रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं, शुष्क क्षेत्रों में हैं, तो तीसरे चौथे दिन ही आपको सिंचाई करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है और पानी रिस करके जल्दी से ख़त्म हो जाता है। धूप भी तेज़ होती है जिससे पानी की जल्दी ज़रूरत होती है। एक और काम करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जब आप पौधा लगाते हैं गड्ढा करीब 90 सेंटीमीटर का आप खोद दें, खोद के या 2-2.5 फीट तक का आप गड्ढा खोदें और उसमें गोबर की खाद के साथ साथ चिकनी मिट्टी जो तालाब की मिट्टी है वो थोड़ी मिलाएं। इससे क्या होगा, आप जब भी पानी देंगे तो पौधे को पानी जो देते हैं वो ज़्यादा दिनों तक उपलब्ध होगा, वो रिसाव के द्वारा जल्दी से नष्ट नहीं होगा। ये तो रही पौधों के चयन की बात, रेखांकन की बात। दूसरी बात है, पौधा लगाने के बाद आप उनकी सधाई यानी ट्रेनिंग और प्रूनिंग, 2 चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग शुरू के दिनों में की जाती है जिससे पौधे को सही आकार मिले, उसका ढांचा मजबूत हो और हवा और रोशनी जो है सूर्य की धूप, उसका आवागमन पौधे के अंदर ठीक से हो, जिससे जो भी फल आपके लगते हैं वो उनका गुणवत्ता अच्छी हो, उनका रंग रूप अच्छा हो और स्वाद में काफ़ी अच्छे वो निकलते हैं। तो यही है कि आप सधाई जो करेंगे, एक तना कम से कम 40 से 60 सेंटीमीटर तक सिंगल तना हो, उसके बाद में आप 3 से 4 ब्रांच छोड़ सकते हैं अलग अलग दिशाओं में जो बढ़वार कर रही हैं, और उस तरीके से आपका जो विकास होगा पौधे का छतरी की तरह चारों तरफ वो फैलाव होगा। और सूखी टहनी या बीमार टहनी कोई दिखाई दे तो निश्चित तौर पर उसको काट के आप अलग कर दें, क्योंकि वो अनावश्यक बर्डन होता है पौधे के ऊपर और पौधे का विकास भी उससे रुकता है। हम जो क्रिया करते हैं बीच में, चाहे हम कोई दवा छिड़क रहे हों या फल तोड़ रहे हों, उसमें भी अनावश्यक रूप से रोड़ा, ये जो टहनियाँ हैं सूखी, बीमार, रोगग्रस्त, ये व्यवधान पैदा करती हैं, तो इनको हटाते रहना चाहिए। और इस तरीके से 4-5 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपके पौधे का जो ढांचा है काफ़ी मजबूत होगा, चारों तरफ वो विकास करेगा। इसके बाद आता है प्रूनिंग, जो हम अच्छी गुणवत्ता के ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने के लिए करते हैं। और ये 2 तरह से होती है। एक तो हमारे जो हैं फल पौधे जो प्रसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, यानी अभी गर्मी का मौसम है, फलदार पौधे जैसे बेर है, बेर अपनी सारी पत्तियां गिरा करके और इस समय मई के महीने में प्रसुप्ता अवस्था में चला जाता है, यानी उनकी जो फिजिकल गतिविधि है वो मिनिमम लेवल पर होती हैं, जैसे नींद में सो रहा हो पौधे। तो यही उपयुक्त समय है, आप उसमें उसकी ट्रेनिंग के बाद प्रूनिंग करें। और प्रूनिंग में टहनी जो इस साल बढ़ी है उस टहनी को लगभग 75% तक आप काट दें और चारों तरफ टहनी उस तरीके से काटें कि पौधे का ढांचा भी अच्छा रहे। इससे क्या होगा, जब बरसात आने तक यानी जून के आखिरी सप्ताह में और जुलाई में इतनी फुटान होगी उस जगह से जहाँ से आप काटेंगे
कि कई गुना आपकी टहनी बढ़ेगी, चारों दिशाओं में उसमें से करले निकलेंगे। और बेर की एक खासियत है कि नई जो कलियां निकलती हैं, जो टहनियां निकलती हैं, उन्हीं पर फल लगते हैं, पुरानी टहनियों पर कोई फल नहीं लगते। इसलिए आवश्यक रूप से बेर में मई के महीने में प्रूनिंग करें। और प्रूनिंग से आपको एक तो लकड़ी मिलेगी जलावन के लिए, छोटे मोटे कृषि के औजार भी आप उससे बना सकते हैं, और पत्तियों जो हैं, पत्तियों से पाला आपको मिलता है, जो बकरियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय भोजन है। तो इस तरीके से बेर एक ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में फसलों का बीमा कह सकते हैं इसको। कभी कभी जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बारिश ठीक से नहीं होती, तो भी 4-5 साल का पौधा अगर बेर का जमा हुआ है तो 40-50 किलो बेर आपको आराम से एक पौधे से 5 साल बाद मिलता है, जिससे आपकी अतिरिक्त आमदनी होती है। और ख़ासकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी में ये पौधे प्रसुप्तावस्था में होते हैं, इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, और गहरी जड़ें होती हैं, जो कुछ पानी उपलब्ध होता है मिट्टी में उसी को लेकर के ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसीलिए इनको रेगिस्तान में फसलों का बीमा कहते हैं बेर को। और बेर की हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ढेर सारी किस्में निकाल दी हैं, जल्दी पकने वाली, जैसे सेव, गोला, मूंडिया, उमरान, कई सारी किस्में हैं, इलायची, कत्था फल, कैथली, और इन सब के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं अगर ठीक से आप बेर की खेती कर रहे हैं। दूसरा जो प्रमुख फल है रेगिस्तानी क्षेत्रों का, अनार। अनार बहुत बढ़िया फल है, बड़ी अच्छी इसकी कीमत बाज़ार में मिलती है। और अभी जो मौसम चल रहा है, तपती हुई लू, इसमें तप करके भी निखर के ये फल आता है। और सर्दियों में खासकर जनवरी फरवरी में जब इसके फल पककर तैयार होते हैं, तो जितनी ठंड पड़ती है रात को और दिन में धूप, वो दोनों चीज़ें इस फल को पसंद हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढेर सारी अनार की किस्में उगाई जा रही हैं। इसमें भी शुरू में पौधा लगाने के बाद कटाई छटाई का ध्यान रखें, और 4-5 साल का जब पौधा हो जाए, ये झाड़ी नुमा पौधा होता है, बार बार जड़ों के पास से कल्ले निकलते हैं, जिनको हम सकर्स कहते हैं, उनको हटाते रहना है। और बीच में टहनियाँ क्रिस क्रॉस हो जाती हैं, एक दूसरे से गुथ जाती हैं, ऐसी टहनियों को काट के और थोड़ा स्पेस दें, जिससे कि आपकी हवा और धूप पौधों के अंदर ठीक से जा सके और आपके जो फल हैं अच्छी गुणवत्ता के आपको मिल सकें। 125-150 रुपये किलो तक अनार का आजकल भाव बाज़ार में मिलता है। अच्छी किस्में हैं, जैसे गणेश है, कंधारी है, मृदुला है, बहुत सी किस्में हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में इनकी मांग है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। आंवला शुष्क क्षेत्र ही नहीं बल्कि वेस्टलैंड जो है, जहाँ थोड़ा खारस है ज़मीन में, पानी की कमी है, ऐसी स्थिति में भी आंवला, जिसको हम अमृत फल कहते हैं, जिसकी ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, बनती हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा, कैंडी, टॉफ़ी, चूर्ण, और इसका तेल बहुत ही लोकप्रिय हैं। दवाओं में इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए आंवले को अमृत फल का संज्ञा दी गई है। तो इसकी खेती भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। अच्छी किस्मों को लगाएं आंवले में, जैसे चकैया, हाथी झूल, कंचन, कृष्णा। और फैजाबाद में जो हमारा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, बड़े स्तर पर इसके पौधे तैयार करके देश भर में ये पौधे वहाँ से जाते हैं, और नरेंद्र के नाम से N7, N4, N5 यानी नरेंद्र आंवला के नाम से ये किस्में विख्यात हैं, तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। अब आम का, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है और फलों का राजा है, आम में भी कई समस्याएं होती हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि आम में जब फूल आने लगता है उस समय एक तो सिंचाई नहीं करें, ज़रूरत से ज़्यादा उस टाइम पानी अगर देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो फूल गिर जाता है और फल बहुत कम लग पाते हैं। तो उस टाइम रोक दें सिंचाई जब फूल आ रहे हों, और फल बनना चालू हो जाए, जैसे चना मटर के दाने जैसे फल बन जाए, उसके बाद सिंचाई चालू करें। कभी कभी देखने में मिलता है गुच्छा बन जाता है फूल की जगह, जिसको मैंगो माल फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। नॉर्थ इंडिया में करीब करीब 50% पौधों में ये देखने में मिल रही है आजकल। और फूल का अगर गुच्छा बन जाता है, छोटी छोटी पत्तियां वहाँ से निकल जाती हैं, फल नहीं लगते फिर उसमें, और वो गुच्छे अनावश्यक रूप से पौधे पर वजन होता है उसका। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको लगे फूल का गुच्छा बन गया है, मैंगो माल फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको काट के करीब करीब 6-7 सेंटीमीटर
नीचे से काट करके और उसको कहीं दूर ले जा करके दबा दें मिट्टी में या जला दें, क्योंकि ये फैलता है और हमारी जो मधुमक्खी हैं या घरेलू मक्खियाँ ये जो घूमती हैं, तितलियाँ, ये उन पर बैठती हैं जो गुच्छों पर, दूसरी जगह जाती हैं, तो उस तरीके से इसका फैलाव होता है। तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये बात है कि नर्सरी जो होती है, पौधशाला, जब पौधे खरीदते हैं कई बार ये समस्या वहाँ पर भी मिलती है, छोटे पौधों में, नर्सरी में जो पौधे हैं, तो देख करके लें। ऐसी समस्याग्रस्त पौधों को आप नहीं लें जिससे कि आपके खेत में शुरू से ही बीमारी आ जाए। तो इस तरीके से ठीक से अगर आम की देखभाल करते हैं, पानी 8-10 दिन के अंतराल पर गर्मी में देना ज़रूरी है, तो आपको अच्छे आम के फल मिलेंगे, अच्छी गुणवत्ता के फल मिलेंगे। और एक ख़ास बात है कि जितने भी हमारे फलदार पौधे हैं, ज़्यादातर किसान भाई खाद या उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल का पौधा है तो 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट जो केंचुए की खाद है वो अवश्य थाले में देनी चाहिए, गुड़ाई करके, और जो खरपतवार हैं उनको पूरी तरह नष्ट कर दें और सिंचाई निरंतर रूप से करते रहें तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और ये जो 10 किलो है, अगर 2 साल का है तो 20 कर सकते हैं। ऐसे 5 साल तक 40-50 किलोग्राम हर साल गोबर की सड़ी हुई खाद पौधों में देनी चाहिए, चाहे आम का हो, अमरूद का हो, नींबू का हो। और साथ में DAP और यूरिया, इसका थोड़ा सॉइल हेल्थ की रिपोर्ट के हिसाब से आपके खेतों में क्या क्या पोषक तत्व हैं, क्या कमी है, विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप 100-200 ग्राम DAP और यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू एक बहुत ही प्रमुख फल है और 12 महीने इसकी मांग होती है, खासकर गर्मी में विशेष मांग होती है। और अभी जो नींबू के पौधे हैं काफ़ी अच्छे फलवार में हैं, 20-25 रुपये का पाव नींबू मिल रहा है, यानी 100-125 रुपये किलो, तो बहुत अच्छी आमदनी किसानों को देता है। कई इसकी बेहतर किस्म हैं, जैसे कागजी कला, बारहमासी, और कई विश्वविद्यालयों ने अलग अलग तरह की किस्में निकाली हैं। इसको लगाएं, इसका भी उसी तरीके से प्रबंधन करें, थाले बना करके, और गोबर की खाद, मिंगनी की खाद डालें। और कभी कभी नींबू में देखने को मिलता है पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, बढ़वार रुक जाती है, इसको कहते हैं लीफ माइनर। और ये होता है खासकर जो पत्तों का रस चूसने वाले कीड़े जो हैं वो उसको चूसते हैं, तो पत्तियां सिकुड़ती हैं, बढ़वार रुकती है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर 2 छिड़काव कर दें 10-15 दिन के अंतराल से, तो आपके ये पौधे स्वस्थ होंगे और फल आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सिट्रस कैंकर भी एक बीमारी आ जाती है जिसमें टहनियाँ ऊपर की तरफ से सूखना चालू होती हैं, पत्तों पर धब्बे हो जाते हैं, और जब ज़्यादा ये रोग बढ़ता है तो जो फल लगते हैं उन पर भी थोड़े चकत्ते से पड़ जाते हैं। तो इसकी रोकथाम भी करना बहुत ज़रूरी है। जो रोगग्रस्त टहनियाँ हैं उनको काट के अलग कर दें और दवा का इस्तेमाल करते हुए इसको रोकें। तो कुल मिलाकर के उचित प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, समय समय पर सिंचाई और पोषक तत्वों को अगर उपलब्ध कराते हैं हम बागानों को, तो बेहद लाभदायक स्थिति में हम हो सकते हैं। और शुरू के दिनों में गलती नहीं करें, 4-5 साल तक, जब तक आपके पौधे बड़े हों, इंटरक्रॉपिंग अवश्य करें। उसमें आप दलहन वाली खेती कर सकते हैं, सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त आमदनी मिले और आपके पौधे भी स्वस्थ रहें। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10,
CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, ये तो थी हमारी तरफ से जानकारी, और अब खत लिखने की आपकी है बारी। और इसके लिए आपने पता तो लिख ही लिया होगा, तो उठाएं कागज़ और कलम और लिख डालें आपकी जो भी समस्या और सुझाव हो। और अब चलते चलते आपको कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें। कल बाज़ार भाव और खबरें खेती की तो रहेंगी ही, साथ ही आपकी चिट्ठियों के और ईमेल के जवाब देंगे कार्यक्रम आपकी चिट्ठी और आपके ईमेल में। अब आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से नमस्कार।